आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित कविता मुझे कदम कदम पर, आज हम लोग इसके 5वें पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हुए हैं पहले हम लोग इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि इनमें से किसी का भी अर्थ कठिन होगा तो पहले हम लोग उसका सरल अर्थ जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। घर पर भी, तीनों शब्द सरल है। कवि स्वयं के लिए कह रहे हैं कि मुझे मेरे घर पर भी। पग पग पर, देखिए पग पग पर इसका मतलब है कदम कदम पर, कदम कदम पर। और देखिए यहाँ पर पग पग शब्द 2 बार आया है तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौराहे, देखिए इसका एक अर्थ तो चौराहा ही हुआ, जो रास्ते में चौराहे पड़ते हैं वही हुआ, और दूसरा इसका अर्थ हुआ विकल्प या आप विषय भी कह सकते हैं। और व्याख्या करते समय हमको दोनों अर्थ लेना है, एक बार हम लोग चौराहा बोल के व्याख्या कर लेंगे और एक बार विषय या विकल्प बोल के व्याख्या कर लेंगे। मिलते हैं, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। बाहें फैलाए, देखिए बाहें फैलाए मतलब स्वागत करते हुए या आप कह सकते हैं आकर्षित करते हुए, जो आपको अच्छा लगे एक लेके व्याख्या कर लीजिए। रोज मिलती हैं 100 राहें, देखिए राहें का मतलब यहाँ पे रास्ता हुआ, तो जब इतने को एक साथ पढ़ेंगे तो इसका एक अर्थ तो यही हुआ कि 100 रास्ते मिलते हैं, 100 रास्ते मिलते हैं। जो कवि हैं वो स्वयं के लिए कह रहे हैं कि इन चौराहों से मुझे 100 रास्ते मिलते हैं, एक अर्थ तो यही हुआ। और दूसरा इसका अर्थ हुआ कि एक विकल्प से या एक विषय से अनेकों विषय मिलते हैं, और दोनों अर्थ लेके व्याख्या करनी है। एक बार अनेकों रास्ते मिलते हैं या 100 रास्ते मिलते हैं ऐसे बोल के व्याख्या करेंगे, और एक बार अनेकों विकल्प मिलते हैं या 100 विकल्प मिलते हैं ऐसा बोल करके व्याख्या करेंगे। ठीक है। शाखा, शाखा माने डालियाँ, जो पेड़ों की डालियाँ होती हैं तो डालियाँ। प्रशाखाएँ, देखिए प्रशाखाएँ मतलब कि डालियों से जो डालियाँ निकलती हैं, प्रशाखाएँ, शाखा डालियों से जो डालियाँ निकलती हैं, निकलती रहती हैं, वही मैंने पहले ही बोल दिया है कि डालियाँ निकलती रहती हैं। ध्यान रहे, एक अर्थ तो यही हुआ कि डालियों से डालियाँ निकलती हैं, और दूसरा इसका अर्थ हुआ कि एक विकल्प से कई विकल्प निकलते हैं, एक विकल्प से कई विकल्प निकलते हैं, और दोनों बोल के हमको व्याख्या करनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नवजीवन, चाहे आप नवजीवन कह के व्याख्या कर लीजिए, चाहे नवजीवन से युक्त, नवजीवन से युक्त भी आप कह सकते हैं। रूप दृश्य, चाहे आप रूप दृश्य कह के व्याख्या कर लीजिए, चाहे सुंदर दृश्य कह के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वाले सरल है, 100 यानी सैकड़ों, सैकड़ों, यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, 100 शब्द 2 बार आया है। विषय सरल है। रोज रोज, देखिए चाहे आप रोज रोज कहिए चाहे प्रत्येक दिन कहिए, तो यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रोज रोज शब्द 2 बार आया है और दोनों का एक ही अर्थ है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। मिलते हैं सरल है। और मैं सोच रहा कि, सभी शब्द सरल हैं। कवि स्वयं के लिए कह रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ। जीवन में आज के लेखक की, सभी शब्द सरल हैं। कठिनाई, देखिए वैसे तो कठिनाई स्वयं में सरल है, लेकिन यदि आप इसको बदलना चाहें तो मुश्किल कह सकते हैं, आप मुश्किल में बदल सकते हैं। यह नहीं कि, सरल है। कमी है विषयों की, सभी शब्द सरल हैं।
वरन। वरन माने आप बल्कि कह लीजिए या अपितु कह लीजिए, जो आपको अच्छा लगे, बल्कि अपितु, ठीक है। यह की सरल है। आधिक्य, देखिए आधिक्य का मतलब अधिकता, ढेर सारा विषय, अधिकता। उनका, उनका का मतलब यहाँ पर विषय विकल्प, विषय या विकल्प जिसको कह रहे हैं, उनका का मतलब यही है, ठीक है सरल है। उसको, उसको का यहाँ पे मतलब है कवि को, रचनाकार को, कवि को। सताता है, देखिए सताता है कह सकते हैं या आप कह सकते हैं परेशान करता है, सताता है या परेशान करता है। और वह ठीक चुनाव कर नहीं पाता है। सभी शब्द सरल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन इसकी व्याख्या को सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित मुझे कदम कदम पर शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। यह पद्यांश उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है में संग्रहित है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बताया है कि साहित्य सृजन के लिए, देखिए सृजन का मतलब निर्माण या लिखने के लिए, ठीक है। तो फिर से सुनिए, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बताया है कि साहित्य सृजन के लिए घर के बाहर ही नहीं अपितु घर के अंदर भी बहुत से विषय विद्यमान रहते हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखते हैं। तो कवि कहते हैं, घर पर भी पग पग पर चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाए रोज मिलती हैं 100 राहें। प्रस्तुत पद्यांश में कवि मुक्तिबोध जी कहते हैं कि मुझे घर के बाहर ही नहीं अपितु, अब आ जाइए पद्यांश पर, अपितु घर पर भी कदम कदम पर अनेकों चौराहे मिलते हैं और उन चौराहों से मेरा, और उन चौराहों से मेरा स्वागत करते हुए, बाहें फैलाए स्वागत करते हुए, या आप सीधे सीधे बाहें फैलाए भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन चौराहों से मेरा स्वागत करते हुए रोज सैकड़ों, 100 सैकड़ों, रोज सैकड़ों रास्ते मिलते हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और इस बात को थोड़ा और अधिक स्पष्ट करने के लिए थोड़ा सा और लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। कवि के कहने का तात्पर्य है कि घर के बाहर ही नहीं अपितु घर के अंदर भी साहित्य सृजन के लिए अनेकों विषय मिल जाते हैं और उन विषयों में से पुनः अनेक विषय दिखाई देने लगते हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और 2 लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से इन दोनों लाइन की व्याख्या को सीखते हैं, लेकिन इन दोनों लाइन का भाव पहले आप मेरे शब्दों में सुन लीजिए तो व्याख्या बहुत आसान हो जाएगी। देखिए इन दोनों लाइन में कवि ये कह रहे हैं
कि जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो केवल मुझे घर के बाहर ही चौराहे नहीं मिलते हैं। यानी कवि ये कह रहे हैं कि जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तभी मुझे मेरे साहित्य सृजन के लिए विषय नहीं मिलते हैं। मुझे कविता लिखने के लिए केवल घर से बाहर ही विषय नहीं मिलते हैं। वो कहते हैं कि मेरे घर पर भी कदम कदम पर अनेकों चौराहे मिलते हैं, यानी अनेकों विषय मिलते हैं, और उन विषयों में से मुझे रोज पुनः अनेक विषय मिल जाते हैं जो कि मेरा स्वागत करते रहते हैं। बस यही बात कवि कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं, चलिए एक बार फिर से लाइन के माध्यम से सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप हमेशा की तरह व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, एक बार फिर ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि मुक्तिबोध जी कहते हैं कि मुझे घर के बाहर ही नहीं अपितु, अब आ जाइए पद्यांश पर, अपितु घर पर भी कदम कदम पर अनेकों चौराहे मिलते हैं और उन चौराहों से मेरा स्वागत करते हुए रोज सैकड़ों रास्ते मिलते हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और मैंने कहा थोड़ा सा और लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक बार फिर ध्यान से सुनिए। कवि के कहने का तात्पर्य है कि घर के बाहर ही नहीं अपितु घर के अंदर भी साहित्य सृजन के लिए अनेकों विषय मिल जाते हैं और उन विषयों में से पुनः अनेक विषय दिखाई देने लगते हैं, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं, शाखा प्रशाखाएं निकलती रहती हैं, नवजीवन रूप दृश्य वाले 100 विषय रोज रोज मिलते हैं। इतना ही लेंगे हम लोग। तो आगे कवि कहते हैं, जिस प्रकार से वृक्षों की शाखाओं में से अनेक शाखाएं निकलती रहती हैं और चारों ओर फैलती रहती हैं, उसी प्रकार से मुझे भी नवजीवन से युक्त रूप दृश्य वाले सैकड़ों विषय प्रतिदिन मिलते रहते हैं, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से इन तीनों लाइन की व्याख्या को सीखते हैं, लेकिन पहले इनका भाव आप मेरे शब्दों में सुन लीजिए। देखिए, इन तीनों लाइन में कवि ये कह रहे हैं कि जिस तरह से वृक्षों की एक शाखा में से अनेकों शाखाएं निकलती रहती हैं और चारों तरफ फैलती रहती हैं, उसी तरह से कवि कहते हैं कि नवजीवन से युक्त सुंदर दृश्य वाले सैकड़ों विषय मुझे प्रतिदिन मिलते रहते हैं, जिन पर कि मैं अपना साहित्य लिख सकता हूँ, मैं अपनी कविताएं लिख सकता हूँ। बस यही बात कवि कह रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि कवि कैसे कह रहे हैं। तो कवि कहते हैं, जिस प्रकार वृक्षों की शाखाओं से अनेक शाखाएं निकलती रहती हैं और चारों ओर फैलती रहती हैं, उसी प्रकार से मुझे भी नव जीवन से युक्त रूप दृश्य वाले सैकड़ों विषय प्रतिदिन मिलते रहते हैं, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं, और मैं सोच रहा कि जीवन में आज के लेखक की कठिनाई यह नहीं कि कमी है विषयों की, वरन यह कि आधिक्य उनका है, उनको सताता है और वह ठीक चुनाव कर नहीं पाता है। बहुत ही सरल लाइन है। आगे कवि कहते हैं, और मैं यह सोच रहा हूँ कि आज के लेखक के जीवन में मुश्किल
यह नहीं है कि उसको विषयों की कमी है, बल्कि आज के लेखक की मुश्किल यह है कि विषयों की अधिकता है। उनका मतलब विषयों की अधिकता है, विषयों की अधिकता है। और लेखक को विषयों की अधिकता ही मुश्किल या परेशान करती है, सताता है, परेशान करती है। और लेखक को विषयों की अधिकता ही परेशान करती है और वह ठीक से अपने विषयों का चुनाव नहीं कर पाता है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से इतनी व्याख्या सीखते हैं, लेकिन पहले इतने लाइन का भाव आप मेरे शब्दों में सुन लीजिए, फिर व्याख्या सीखेंगे। देखिए, कवि ये कह रहे हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आज का जो लेखक है उसके जीवन में ये मुश्किल नहीं है कि उसके पास विषयों की कमी है, वह किस पर कविताएं लिखे, वह किस पर अपने साहित्य की रचना करे। विषयों की कमी नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि आज के लेखक की मुश्किल यह है कि उसके पास विषय बहुत ज़्यादा है, इतने ज़्यादा विषय हैं कि वह परेशान हो जाता है, वह मुश्किल में पड़ जाता है, वह भ्रम में पड़ जाता है कि किस विषय का चुनाव करे। और इस मुश्किल के कारण वह ठीक से अपने विषयों का चुनाव नहीं कर पाता है और भ्रम में पड़ा रहता है। बस यही बात कवि कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं, चलिए एक बार फिर से देखते हैं। तो देखिए, कवि कहते हैं, और मैं यह सोच रहा हूँ कि आज के लेखक के जीवन में मुश्किल यह नहीं है कि विषयों की कमी है, बल्कि आज के लेखक की मुश्किल यह है कि विषयों की बहुत अधिकता है। और लेखक को विषयों की अधिकता बहुत परेशान करती है और वह विषयों की अधिकता के कारण अपने विषयों का ठीक से चुनाव नहीं कर पाता है और भ्रम में पड़ा रहता है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। तो यदि हम लोग इस पद्यांश में रस की बात करें तो इसमें शांत रस है, छंद देखा जाए तो मुक्तक है। यदि अलंकार की बात करें तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार मुख्य रूप से है। भाषा इस पद्यांश की खड़ी बोली है। शैली इसकी लाक्षणिक और प्रतीकात्मक दोनों है। गुण इसमें प्रसाद है और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है।